हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है हमारा जो सीरीज चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये इसका दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में आज हम जानेंगे अबाउट द लोक अदालत्स। ओके, तो बेसिकली जो लोक अदालत्स होते हैं उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन रहेगा आज का हमारे इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि लोक अदालत होते क्या है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके मेंबर्स फर्स्ट टाइम कब ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई गई थी और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोक अदालत की बात करें तो ये बेसिकली होते क्या है, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो लोक अदालत होता है, इट्स अ फोरम। ओके, याद रखें, इट्स बेसिकली अ फोरम वेयर द केसेस or disputes which are pending in court or which are at pre-litigating stage, that is not yet brought before the court, are compromised or settled in an amicable manner. Most important, ये एक important point जो है, यही पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देती है अबाउट लोक अदालत। ओके, जब भी हम लोक अदालत की बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है, ये एक फोरम है। ओके, जो कि डिफरेंट डिस्प्यूट्स, डिफरेंट केसेस जो कि पेंडिंग है कोर्ट्स में, किसी भी कोर्ट्स में, आइदर योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, चाहे आपका हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है और एक प्री लिटिगेटिंग स्टेज में है। ओके, प्री लिटिगेटिंग स्टेज यानी कि जो अभी तक कोर्ट में डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी कि कोर्ट के जो हियरिंग उसके ऊपर नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो उस टाइप के केसेस को कंप्रोमाइजिंग के थ्रू या फिर कंप्रोमाइजेशन करके सेटल किया जा सकता है, यानी कि एक मैत्रीपूर्ण तरीके से उसे सेटल किया जा सकता है। ओके, फ्रेंडली तरीके से, बाहर, स्टेज के बाहर, या फिर कहीं हम कोर्ट में ये ना जाके, कोर्ट के जो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के प्रोसेस के से थ्रू ना होके, ओके, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ एक फ्रेंडली मैनर में जो सेटल किया जा सकता है, जहाँ पे ये है लोक अदालत आपकी। ओके, तो बेसिकली ये होता है, इसके मीनिंग्स के ऊपर एक नजर डालेंगे। मीनिंग की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत इन द फॉलोइंग वेज। ओके, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग, इसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो क्या मीनिंग है देखते हैं। द लोक अदालत इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुकेटिंग सिस्टम। ये अभी नया कुछ नहीं है। ओके, बेसिकली ये एक पुराना इंस्टीट्यूशन है, हम कह सकते हैं पुराना फोरम है। ओके, प्रिवेल इन एंशिएंट टाइम, ये जो है एंशिएंट टाइम में भी होता था, एंड इट्स वैलिडिटी हैज नॉट बीन टेकन अवे इवन इन मॉडर्न डेज टू। तो इसका जो वैलिडिटी है, इसका जो पोजीशन है, इसका जो पावर है, आप कह सकते हैं, ये अभी तक भी एज यूजुअल है। ओके, तो इसी वजह से इसे अभी भी यूज किया जाता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, द वर्ड लोक अदालत मीन्स पीपल कोर्ट्स। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो वर्ड्स होंगे। पहला है लोक, जिसका नाम मीनिंग है पीपल, अदालत दैट मीन्स कोर्ट। तो लोक अदालत, इट्स मीनिंग इज पीपल्स कोर्ट। ओके, एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये जो लोक अदालत का जो प्रिंसिपल है या फिर लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेसिकली बेस करता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एडीआर सिस्टम, यानी कि हम जब भी बात करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात, ओके, यानी कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल वे है कोर्ट में जाके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो प्रो है, तो इसके अलावा जो ऑल्टरनेट दूसरा रास्ता है, ओके, उसके ये एक बेसिकली कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ओके, देखते हैं, एज द इंडियन कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड विद द बैकलॉग ऑफ केसेस। जैसे कि हमें पता है, हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, या फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी हैं, तो ये जो कोर्ट्स के पास एक बर्डन सा हो गया, एक प्रेशर सा हो गया विद द बैकलॉग ऑफ केसेस। डेली बहुत सारे केसेस उनके पास आते हैं और साथ ही साथ ये जो ओवरलोड हो गया उनके पूरा ऊपर। ओके, एंड द रेगुलर कोर्ट्स आर टू डिसाइड द केसेस इन्वॉल्विंग ए लेंथी, एक्सपेंसिव एंड टेडियस प्रोसीजर। तो इसके जो डिसीजन, इसके ऊपर जो डिसीजन लिए जाएंगे, वो बहुत लेंथी होता है, एक्सपेंसिव होता है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। ओके, तो उसको कैसे जल्दी जल्दी काम निपटाया जाए, वो जो प्रेशर है, वो जो बर्डन है जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर, वो कैसे हटाया जाए, वो कैसे कम किया जाए, उसके लिए बेसिकली हमारे लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, देखिए, द कोर्ट्स हैव टेकन इयर्स टुगेदर टू सेटल इवन पेटी केसेस, यानी कि जो हमारे रेगुलर केसेस होते हैं, ये इनके कई साल लग जाते हैं। ओके, सालों साल लग जाते हैं इवन स्मॉल केसेस को सेटल करने में। ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस द लोक अदालत्स कम हैंडी। ओके, लोक अदालत देयरफॉर प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन और डिवाइस फॉर एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। तो ये जो है, ये जल्दी जल्दी एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करते हैं कि म्यूचुअल सेटलमेंट करके आप अब मामले को या फिर केस को रफा दफा कीजिए। ओके, म्यूचुअल सेटलमेंट करके, अंडरस्टैंडिंग करके ये कर दीजिए, कोर्ट में क्यों जाना। ओके, जिसमें कि आपका एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, साथ ही साथ आपको टाइम टेकिंग भी मिलेगा और जस्टिस पाने के लिए डिले हो जाएगा। ओके, तो ये इनएक्सपेंसिव मेथड में आपको जस्टिस प्रोवाइड करके देगा। इन लोक अदालत प्रोसीडिंग्स देयर आर नो विक्टर्स एंड वैंक्विश्ड एंड दस नो रैंकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें लोक अदालत का
एक कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स हम कह सकते हैं। इसमें कोई विक्ट्रियस नहीं होता या फिर कोई जीतता नहीं है या फिर कोई हारता नहीं है। नो वन इज विक्ट्रियस और वैंक्विश्ड एंड दस नो रैंकर। रैंकर मीन यानी कि जो एनिमिटी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई दो पार्टीज कोर्ट में गए हैं और कोई डिसीजन आता है किसी के अगेंस्ट में या फिर किसी के फेवर में, जिसमें कि एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है, तो बेसिकली उस केस में क्या होता है कि डिसीजन सुनाए जाने के बाद उनके बीच में एक एनिमिटी आ जाता है, उनका जो रिलेशनशिप रहता है वो खराब हो जाता है। लेकिन लोक अदालत की केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसे विनर और लूजर नहीं रहता, हर एक को अपना अपना शेयर मिलता है, हर एक को अपना अपना जस्टिस मिलता है अपने तरीके से। ओके, और दोनों ही पार्टीज इसमें खुश होते हैं और उनके बीच में कोई जैसे एनिमिटी जैसा कुछ नहीं होता। ओके, सो दैट्स वाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है आज के डेट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑफ लोक अदालत एज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट हैज कम टू बी एक्सेप्टेड इन इंडिया एज वायबल, इकोनॉमिक, एफिशिएंट एंड इनफॉर्मल वन। तो देखिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था लोक अदालत को लाने का, ये आज के डेट में बहुत इफेक्टिव बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंस बन चुका है आज के डेट में। और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक और एफिशिएंटली, हालांकि ये एक इनफॉर्मल बॉडी है लेकिन ये अभी आज के डेट में बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। ओके, देखिए द लोक अदालत इज अनदर ऑल्टरनेटिव इन जुडिशियल जस्टिस, यानी कि जुडिशियरी की जो जस्टिस प्रोवाइड करने का जो मैकेनिज्म है उसमें ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट, दिस इज ए रिसेंट स्ट्रेटेजी फॉर डिलीवरिंग इनफॉर्मल, चीप एंड एक्सपेडिटियस जस्टिस टू द कॉमन मैन बाय वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट। तो ये देखिए हर बार आप किसी के फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट में या फिर जो जैसे जस्टिस प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल वे में ना करके, ये भी एक ऑल्टरनेट वे है जिसमें कि आप डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं, यानी कि बाय म्यूचुअल कंप्रोमाइज करवा के आप डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल और एक रिसेंट स्ट्रैटेजी जो कि डेवलप की गई है बाय द लोक अदालत, ओके, विच आर पेंडिंग इन कोर्ट्स एंड ऑल्सो विच हैव नॉट रीच द कोर्ट्स फॉर नेगोशिएशंस, यानी कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, कुछ को तो लिटिगेशन स्टेज तक आते आते ही कई साल लग जाते हैं। तो इस टाइप के केसेस को लोक अदालत जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करके सेटल करके डिस्प्यूट अपना अपना घर भेज देती है। ओके, तो दैट्स इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लोक अदालत। ओके, बेसिकली with a देखिए consolation and by adopting persuasive common sense human approach to the problem of the disputants। तो ये सारी अप्रोच लिए जाते हैं और इसमें जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आपके रेगुलर कोर्ट्स में देखने को मिलेगा, जिस टाइप्स के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स रहते हैं उस तरह का कुछ नहीं होता। सिंपल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों बात करेंगे, दो पार्टीज, उनको समझाया जाएगा, समझा बुझा के प्रॉब्लम जो है सेटल कर दिया जाएगा विद द असिस्टेंस ऑफ स्पेशली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ अ टीम ऑफ कॉन्सिलेटर्स। तो ये जो कॉन्सिलेटर्स होते हैं एक ग्रुप होते हैं, एक टीम होते हैं, ये स्पेशली ट्रेन रहते हैं इसी पर्पस के लिए और एक्सपीरियंस मेंबर रहते हैं जो कि म्यूचुअल जो सेटलमेंट करवाएंगे बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, आगे देखिए स्टैट्यूटरी स्टेटस की अगर हम बात करें, यानी कि इसका जो पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे रखा गया है हमारे इंडिया में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए The first लोक अदालत कैंप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982। तो पहला जो लोक अदालत कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो था गुजरात में 1982 में। ओके, सो दिस इनिशिएटिव प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, ये जो स्टेप लिया गया था, ये बहुत इफेक्टिव, बहुत सक्सेसफुल प्रूव हुआ बेसिकली। ओके, और इसमें जो है डिफरेंट जो डिस्प्यूट्स वो इजीली सेटल हुए। ओके, एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिला हमें। एंड कॉन्सिक्वेंटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो पहले ये स्टार्ट हुआ था गुजरात में और साथ ही साथ इसकी जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट parts of the countries में ये spread होने लगी। ओके, at the time the institution was functioning as a voluntary and conciliatory agency without any statutory backing for its decision। तो इस दौरान जो है जब ये अपना पॉपुलैरिटी गेन करके स्प्रेड हो रही थी डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एरियाज में कंट्री के, तो उस टाइम पे क्या था, ये बेसिकली एक वॉलंटरी बॉडी थी, यानी कि एक इंडिविजुअल बॉडी था। ओके, इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग या फिर स्टैट्यूटरी बैकिंग कुछ नहीं था, विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सिलेटरी एजेंसी की तौर पर वॉलंटरीली काम कर रही थी। नेक्स्ट, इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, आगे आगे ये देखा गया है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये बढ़ रहा है और ये इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो देयर अरोज अ डिमांड फॉर प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो इससे में एक डिमांड आया कि इसे भी स्टैट्यूटरी बैकिंग दिया जाए, यानी कि लॉफुली इसे भी कुछ प्रोवाइड किया जाए पावर्स, ताकि ये और इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड द अवार्ड्स गिवन टू लोक अदालत। साइमल्टेनियसली हेंस ये क्या किया गया, देखिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे डिस्कशन किए थे जब हम नालसा के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो जो एक्ट आया था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, उसके अकॉर्डिंग जो लोक अदालत है इन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। ओके, आगे
देखिए, द एक्ट मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत। तो ये जो एक्ट आया था 1987 में, इसका बेसिकली इसने कुछ उसके ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ उसके जो फंक्शनिंग के ऊपर कुछ प्रोविजंस बनाए थे। क्या है ये देखिए, एक एक करके डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। देखिए, अगर पहला जो प्रोविजन की बात करें हम, द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और द हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। ओके, तो ये जो डिफरेंट बॉडीज हैं ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लोक अदालत, इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। एट सच इंटरवल्स एंड प्लेसेस फॉर द एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन एंड फॉर सच एरियाज एज इट थिंग्स फिट। तो ये जिस जगह पे चाहे उस जगह बना सकते हैं जहाँ पे कि इनको लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया में एक लोक अदालत का कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है, तो ये कर सकते हैं। कौन कौन? ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी और जो सुप्रीम कोर्ट सर्विस कमेटी, ये सारे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ओके, समय समय पर। एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स। तो ये जो मेंबर्स रहेंगे इसके अंदर, तो जो लोक अदालत में जो मेंबर रहेंगे जो कि इसके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, वो कौन होंगे? दे मे बी आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। बेसिकली जुडिशियरी से रिलेटेड ऑफिसर्स भी रहेंगे, उनके मेंबर से रहेंगे, आइदर जो कि सर्विंग होना चाहिए या फिर रिटायर्ड पर्सन्स भी हो सकते हैं। ओके, एंड अदर पर्सन्स ऑफ द एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग सच लोक अदालत। जो पर्टिकुलर एजेंसी जो पर्टिकुलर कमेटी से ऑर्गेनाइज कर रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके साथ साथ जो जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया के कुछ मेंबर्स, स्पेसिफाइड मेंबर्स, इंपोर्टेंट मेंबर्स भी उसमें शामिल करवा सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी बेसिकली। जनरली ए लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर। जनरली जो इसमें होता है, इन जनरल अगर हम बात करें तो एक जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे जो कि चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे, ए लॉयर और एन एडवोकेट एंड ए सोशल वर्कर एज मेंबर्स। तो उस पर्टिकुलर रीजन के सोशल वर्कर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, ताकि वो पार्टिसिपेट करें और अपने एरिया का जो ग्राउंड लेवल व्यू है, ग्राउंड लेवल सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जस्टिस प्रोवाइड कर सके, सेटल, और जो पर्टिकुलर इशू है उसे सेटल किया जा सके। ओके, तो बेसिकली इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर जो कि चेयरमैन होते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं और एक सोशल वर्कर्स भी रहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के। ए लोक अदालत shall have jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of the। ये बेसिकली क्या करती है? कॉम्प्रोमाइज करा के एक सेटलमेंट कराएगी बिटवीन द टू पार्टीज। तो किसके रिगार्डिंग? एनी केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। कोई अगर केस पेंडिंग हो रहा है कोर्ट के अंदर, ओके, तो उस कोर्ट को आप लोक अदालत में ट्रांसफर कर दीजिए और उसके म्यूचुअल सेटलमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज करके उसे सेटल कर दीजिए, डिस्प्यूट को। ओके, रिजॉल्व कर दीजिए। एनी मैटर्स विच इज फॉलोइंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड इज नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट। तो अगर कोई मैटर ऐसा है जो कि पर्टिकुलर अभी लिटिगेशन स्टेज में आया ही नहीं है, हियरिंग नहीं हुआ है, जिसके ऊपर किसी कोर्ट के अंडर आ रहा है, तो उस कोर्ट से उसे लोक अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू एन अपील, ओके, बाय द पार्टीज, और उसे लोक अदालत में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रोविजंस हैं। दस द लोक अदालत कैन डील विद नॉट ओनली द केसेस पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट बट आल्सो विद डिस्प्यूट एट प्री लिटिगेशन स्टेज। तो ये दोनों केसेस के ऊपर अपना डिसीजन दे सकती है या फिर डील कर सकती है। पहला जो है पेंडिंग केसेस जो कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट में पेंडिंग है, और साथ ही साथ अगर कोई केस जो कि प्री लिटिगेटिंग स्टेज में अभी तक है। ओके, मैटर्स सच एज, ये जो सारे मैटर्स हैं, छोटे मोटे मैटर्स हैं, डे टू डे लाइफ के मैटर्स हैं, इनके साथ भी ये डील करेंगे लोक अदालत से हमारे। देखिए, मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। देखिए, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई ऑफेंस है, कोई केस है जिसमें कि जो विक्टिम है, ओके, वो जो है पर्टिकुलर जो एक्यूज के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करके उसे विड्रॉ, वो कि अपना केस वापस लेना या फिर जो चार्जेस लगे हैं उसे विड्रॉ करने के लिए राजी हैं, तो उसे हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। ओके, जो क्रिमिनल मैटर्स में जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसे ये सुन सकता है हमारे लोक अदालत। लैंड एक्विजिशन केसेस, लेबर डिस्प्यूट्स, वर्कर्स कंपनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस, पेंशन केसेस, हाउस बोर्ड एंड स्लम क्लियरेंस केसेस, इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स, डिस्प्यूट रिगार्डिंग टेलीफोन बिल से हो गया, म्युनिसिपल मैटर से हो गया, इंक्लूडिंग हाउस टैक्स केसेस, डिस्प्यूट विद सेलुलर कंपनीज एक्सेट्रा। तो ये जो डे टू डे लाइफ के नॉर्मल से जो केसेस होते हैं इनके ऊपर हमारे जो लोक अदालत हैं ये अपना केस हियरिंग कर सकते हैं और डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बट द लोक अदालत शैल हैव नो jurisdiction in respect of any case or matter relating to an offense not compoundable under any law। यानी कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उस केस में इनका जो जुरिस्डिक्शन काम करता है, लेकिन अगर जो नॉन कंपाउंडेबल लॉज हैं, ओके, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, जो नॉन कंपाउंडेबल लॉज क्या होते हैं, जिसमें कि आप वो जो पर्टिकुलर कल्प्रिट और एक्यूज्ड हैं उनसे माफ नहीं कर सकते। ओके, उसको अगर इतना जो वो किसी ग्रेव ऑफेंस किया है या फिर कोई सीरियस ऑफेंस, सीरियस क्राइम किया है, तो इन दैट केस उसे हम नॉन कंपाउंडेबल
करवा सकते हैं। ओके, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बोल सकते हैं। तो इन दैट केस जो लोक अदालत है इनका जुडिक्शन उस केस में काम नहीं करता है, उस मैटर में। ओके, एनी केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट इफ, अगर कोर्ट के पास कोई पेंडिंग केसेस है तो वो उसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए ये इसे लोक अदालत भेज सकते हैं। कौन कौन से केसेस में देखिए, द पार्टीज देयर ऑफ एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लोक अदालत। ओके, तो देखिए जो पार्टीज हैं, ओके, जो दो पार्टीज होंगे, पर्टिकुलरली दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकते हैं, अगर वो राजी हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर मैटर को वो अगर चाहें तो लोक अदालत में सेटल करना चाहते हैं, उसके लिए राजी होते हैं, तो इन दैट केस जो कोर्ट होंगे, रेगुलर कोर्ट होंगे, वो उसे ट्रांसफर कर देंगे या फिर रेफर कर देंगे लोक अदालत को। सिमिलरली सेकंड जो केस है, वन ऑफ द पार्टीज देयर मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, अगर वो जो पार्टीज में से, डिफरेंट पार्टीज में से कोई एक भी पार्टी उसे एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट को कि ये कहने के लिए या फिर ये रिक्वेस्ट करती है कि इसे जो ये जो पर्टिकुलर केस है इसे रेफर कर दिया जाए लोक अदालत को, तो इन दैट केस ऑल्सो उसे पेंडिंग केसेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। और थर्ड केस जो है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द मैटर इज एन एप्रोप्रिएट वन टू बी टेकन कॉग्नियंस ऑफ बाय द लोक अदालत, अगर ये कोर्ट को भी लगता है खुद से कि कोर्ट भी अगर सेटिस्फाइड है कि जो पर्टिकुलर मैटर है, जो पर्टिकुलर इशू है, ये लोक अदालत में सॉल्व करना चाहिए, इसे रिजॉल्व करना चाहिए, तो इन दैट केस ऑल्सो द कोर्ट कैन रेफर इट टू द लोक अदालत। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, इन द केस ऑफ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट, अगर कोई प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट है, यानी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट जो कि आया नहीं है अभी तक, लिटिगेशन स्टेज में हियरिंग नहीं हुआ है, कोर्ट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, देन इन दैट केस द मैटर कैन बी रेफर टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग इन द लोक अदालत, यानी कि वो जो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही है उसके जो लोक अदालत है उसे ये रेफर किया जा सकता है मैटर ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, अगर कोई पार्टी जो भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, किसी कोई एक पार्टी उस अगर एप्लीकेशन देती है उस पर्टिकुलर केस को रेफर करने के लिए लोक अदालत के पास, तो वो उस केस में जो प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट है उसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है टू द लोक अदालत। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लोक अदालत शैल हैव दिस पावर, सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ओके, तो जो हमने देखा था कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सिविल कोड के जो पावर्स होते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो ये जो सारे पावर्स हैं ये सेम टू सेम लोक अदालत के पास भी होंगे। ओके, तो क्या है ये देखिए, द समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, तो ये जो ओथ लेने का प्रोसीजर, उसको समन करने का, उसको एनफोर्स करने का, जो विटनेस है उसको अटेंड करवाने का जो प्रोविजंस हैं, ये मैटर से रिलेटेड भी हो सकता है। सिमिलरली द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का हो या फिर डिस्कवरी करने का हो, तो उस केस में भी उस मैटर में भी ये डील करेंगे। साथ ही साथ जो है द रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, द रिक्विजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, तो कोई किसी कोर्ट या फिर ऑफिस से अगर पेश करना हो कोई पब्लिक रिकॉर्ड, तो उस केस में भी, उस मैटर में भी लोक अदालत डील कर सकती है। सिमिलर पावर्स हो सकता है। ओके, और सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो भी डिफरेंट मैटर्स हैं जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर, जो भी पावर्स दिए जाते हैं सिविल कोर्ट्स को, वो सारी पावर्स उस केस में हमारे लोक अदालत के पास भी मिलेंगे। ओके, उन्हें भी ये पावर्स सारे दिए गए हैं बेसिकली। आगे फर्दर, ए लोक अदालत शैल हैव द रिक्विजिट पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स कमिंग बिफोर इट, साथ ही साथ जो है जो भी लोक अदालत होंगे उनके पास खुद के पावर है कि वो अपना प्रोसीजर खुद एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऐसे कोर्ट रूम होगा कि इस तरीके से प्रोसीडिंग्स किए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर केस से, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। तो ये लोक अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना वो प्रोसीजर किस तरह से वो डिटरमाइन करते हैं और वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, वो ये उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो ये पावर भी उन्हें दिया गया है। ओके, इंडिपेंडेंस। ऑल्सो ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर ए लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे लोक अदालत के सामने इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, जो इंडियन पेनल कोड में जैसे ये इसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं किसे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानेंगे, तो वो सारी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसे भी जो भी प्रोसीडिंग्स लोक अदालत में होंगे उनसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। एंड एवरी लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये एक सिविल कोड के तौर पे भी काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एन अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, अगर कोई जो अदालत है वो कोई डिसीजन देता है ना, जिसे हम अवार्ड कहते हैं बेसिकली, इज टू बी डिक्री ऑफ ए सिविल कोड और एन ऑर्डर ऑफ एन कोड, अगर ये जो है कोई अगर सॉल्यूशन निकाल के देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं या फिर कोई फाइनल डिसीजन सुनाते हैं जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए है, तो वो कंपलसरी है, बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज। ओके, जैसे कि एक कोर्ट ऑर्डर, जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, कोई सिविल कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट ऑर्डर देता है जो भी डिसीजन के ऊपर, तो वो जैसे बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, उसी तरह इसके भी जो ऑर्डर्स होंगे, इसके भी जो डिसीजन होंगे, जो भी
सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करेंगे वो भी बाइंडिंग होगा। इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट एंड नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। ये लास्ट लाइन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर कोई भी जो डिसीजन देता है, कोई भी डिसीजन अगर लोक अदालत के तौर से मिलता है तो उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो वो पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर कहीं पे भी आप अपील नहीं किया जा सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं बेनिफिट्स। तो ये जो लोक अदालत हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द बेनिफिट्स अंडर लोक अदालत आर एज फॉलोज। तो लोक अदालत से कुछ फायदे भी हैं, तो देखिए क्या क्या है, देखते हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए देयर इज नो कोर्ट फीस, कोई कोर्ट फीस नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जस्टिस मिलेगी। And if the court fee is already paid to the amount will be refunded if the dispute is settled at the local अदालत। अगर आपका कोई पेंडिंग केसेस है, यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं या फिर कोई दूसरा कोर्ट है जिसमें कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं जो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड फीस, और ये जो केस है ये रेफर किया जाता है लोक अदालत को और वहाँ पे सेटल किया जाता है, देन इन दैट केस आपका जो फीस आप पेमेंट किए हो वो रिफंड कर दिया जाएगा आपको। ओके, सेकेंडली द बेसिक फीचर ऑफ लोक अदालत आर प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल्स ऑफ द डिस्प्यूट्स। यानी कि प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, इनका कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं रहता, यानी कि ये सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से खुद के जो प्रोसीजर उसे एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल। ओके, साथ ही साथ जो है स्पीडी ट्रायल होता है, फटाफट आपको डिसीजंस मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिस्प्यूट सेटल हो जाएंगे। ओके, देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज। देखिए इसमें कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजरल लॉ का नहीं रहता, यानी कि ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, इस तरीके से डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, इस तरीके से सारे प्रोसीडिंग्स होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लाइक द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द एविडेंट एक्ट व्हाइल असेसिंग द क्लेम बाय लोक अदालत। सो लोक अदालत के जब भी अपना प्रोसीडिंग्स कर रहा है, हियरिंग्स कर रहा है, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रहता। द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगे वो डायरेक्टली जज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करके उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन नॉर्मल रेगुलर कोर्ट्स में क्या होता है कि आप जज से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपको थ्रू द एडवोकेट और थ्रू ए लॉयर आपको तो उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें जो है ये एक बेनिफिट है कि ये जो जज के साथ जो पार्टीज होंगे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं थ्रू देयर काउंसिल विच इज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, जो कि रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो ये जो लोक अदालत जो भी डिसीजन देगा, जो भी सॉल्यूशन निकालेगा, वो बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर। एंड स्टेटस ऑफ डिग्री ऑफ ए सिविल कोड इज नॉट अपीलेबल। ये अपीलेबल भी नहीं है। अभी हमने जिसके डिस्कशन किया इसके ऊपर, अगर आप खुश नहीं है देन ऑल्सो यू कैंट अपील इन द हायर कोर्ट्स। ओके, विच डज नॉट कॉज द डिले इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फाइनली। तो इसके वजह से जो क्या होता है, डिले नहीं होता। अगर इसके ये अपीलेबल होता तो क्या होता कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी किसी डिसीजन से खुश नहीं है तो फिर से अपील करती हाई कोर्ट में, फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करती, तो ये जो पूरा जस्टिस मिलते मिलते या फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व होते होते बहुत डिले हो जाता है सेटलमेंट करते करते। ओके, तो ये जैसे कि हमें पता है ये अपीलेबल नहीं है, तो इसलिए जो भी डिसीजन दिया गया वो दैट इज फाइनल एंड दैट कैन नॉट बी अपीलेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो इसलिए जो जस्टिस है, जो सेटलमेंट है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ और बेनिफिट्स हैं। देखिए इन व्यू ऑफ अबव फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट लोक अदालत्स आर बूम टू द लिटिगेटिंग पब्लिक। तो ये एक आशीर्वाद की तरह है, ये एक ब्लेसिंग्स की तरह है। ओके, पब्लिक के लिए। एंड दे कैन गेट द डिस्प्यूट सेटल फास्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एमिकेबली। तो फास्ट जल्दी जल्दी भी इन्हें अपना डिस्प्यूट सेटल करने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये जस्टिस मिल जाता है इनको। ओके, और ये एक फ्रेंडली तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एमिकेबली कहा गया है कि ये फ्रेंडली, बिना कोई पार्टी के मीन्स एनिमिटी, उनके बीच में कोई एनिमिटी नहीं होता, उनके बीच में कोई हॉस्टिलिटी नहीं रहता, वो एक फ्रेंडली तरीके से म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्व हो जाते हैं मैटर। ओके, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया समराइज द एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द फॉलोइंग। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन वो क्या 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 है। देखिए इट इज लेस एक्सपेंसिव। पहला जो है बिल्कुल कॉस्ट फ्री है, एक्सपेंसिव कोई खर्चा नहीं है। ओके, लेस एक्सपेंसिव। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि हमें पता है कोई इट इज नॉट अवेलेबल, जल्दी जल्दी आपको जो भी डिसीजंस, जो भी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जो भी डिसीजन सुने जाएंगे वो आपको मानना होगा। एंड इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। सिमिलरली इट इज फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज। इसमें कोई ऐसे टेक्निकलिटीज नहीं होता, जैसे कि डिफरेंट प्रोसीडियर्स। कई बार ऐसा होता है कि जो रेगुलर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होते हैं वो कॉमन एक मैन को कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, उनके दिमाग से वो बाहर है बिल्कुल भी। तो उस केस में कंफ्यूजन होता है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या एक्चुअली करना है, कि किस तरीके से करना है। जो टेक्निकलिटीज होता है वो बिल्कुल भी कॉमन मैन के जो कॉन्सेप्ट से बाहर है। ओके, लेकिन इसमें जो है ये कुछ ऐसा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है। ओके, और आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत
करेंगे और आपका डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। कंडक्टिंग द केसेस ऑफ लॉ, ये एक बेनिफिट है मेजर। साथ ही साथ जो है पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, इसमें जो है अपना फ्रीली जो डिफरेंसेस है, अपना ओपिनियंस है वो शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर एनी कोर्ट। तो क्योंकि इनके जो ओपिनियंस हैं, इनके जो डिफरेंसेस हैं, ओके, इनके जो व्यूज हैं वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। पार्टीज हैव द फीलिंग दैट देयर इज नो लूजिंग और विनिंग, तो इसमें ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई जीतता नहीं और कोई हारता नहीं, तो दोनों को बराबर कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन्हें सेटल कर दिया जाता है। ओके, देयर इज नो लूजिंग और विनिंग साइड बिटवीन देम, बट एट द सेम टाइम देयर ग्रीवेंस इज रिड्यूस्ड एंड द रिलेशन इज रिस्टोर्ड। यानी कि साथ ये जो इनका ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, लेकिन इनके ग्रीवेंस भी सॉल्व हो जाता है और साथ ही साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो भी एज इट इज रहता है, ये रिस्टोर्ड होकर रहता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और एडवांटेज हम बोल सकते हैं, बेनिफिट है लोक अदालत का। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, परमानेंट लोक अदालत, इसके ऊपर एक नजर डालेंगे। ये क्या होता है? द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में आया था वाज अमेंडेड, इसे फिर से अमेंड कर दिया गया 2002 में, टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। उस टाइम पे क्या होता था कि जो नॉर्मल लोक अदालत हम बात कर रहे थे बिफोर द अमेंडमेंट, उसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज हैं, कमिटीज हैं, वो जब चाहे जहां चाहे एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक लोक अदालत और डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है इट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत एस्टेब्लिश कर दी गई टू डील विद केसेस पर्टेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे कि हमने डिस्कशन किया, जो भी वाटर रिलेटेड मैटर, इलेक्ट्रिसिटी मैटर, टेलीफोन बिल, सेलुलर कंपनीज, बहुत सारे जो मैटर्स हमने डिस्कशन किया, तो वो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिगार्डिंग जो केसेस है उसे हैंडल करने के लिए परमानेंट लोक अदालत बनाया गया। बेसिकली रीजंस क्या है, देखिए, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में आया था, ये एनेक्ट किया गया था और इट कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस। तो बेसिकली ये जो है वीकर सेक्शंस जो कि जस्टिस अवेल नहीं कर सकते, यानी कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इनमें बहुत कॉस्टली होता है जस्टिस पाना, तो इसी वजह से ये जो परमानेंट लोक अदालत उस केस में इन्हें हेल्प करती हैं। ओके, टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस वाज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और डिसेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत टू एंश्योर दैट द ऑपरेशन एट द लीगल सिस्टम promotes justice on the basis of equal opportunity, ताकि हर एक को इक्वल जस्टिस मिल सके और हर एक तक जस्टिस पहुंच सके। ओके, ये था मेन रीजन बेसिकली। सेकेंडली अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ लोक सेवा विच इज एन इनोवेटिव मैकेनिज्म, ये जो है लोक अदालत का जो सिस्टम है ये एक इनोवेटिव मैकेनिज्म है, एक यूनिक मैकेनिज्म है फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, हैज प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन स्पिरिट ऑफ कॉन्सिलेशन आउटसाइड द कोर्ट। तो बेसिकली ये जो है कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट रिजॉल्व करके सारे काम जो है वो इजीली हैंडल किया जाता है। ओके, आगे देखिए कुछ और रीजंस। हाउएवर द मेजर ड्रॉबैक इन द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत इज, एक मेजर ड्रॉबैक जो है जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम आज के लोक अदालत में आपको देखने को मिलेगी कि बेसिस ऑन कॉम्प्रोमाइजेस और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। इफ द पार्टीज डू नॉट अराइव एट ए कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, अगर ये कॉम्प्रोमाइज या फिर कोई सेटलमेंट पे नहीं आते हैं दोनों पार्टीज, द केस इज आइदर रिटर्न टू द कोर्ट ऑफ लॉ और पार्टीज आर एडवाइज्ड टू सीक रेमेडी ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये कोई डिस्प्यूट, इसमें जो है बेसिकली मेन जो प्रिंसिपल है बाय मींस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। ओके, अगर कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट नहीं हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच, तो वापस इसे इन्हें कोर्ट में भेजा जाएगा और जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से आपको जस्टिस मिलता है, जैसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते हैं, उसी तरीके से करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ द कोर्ट। ओके, दिस कॉजेस अननेसेसरी डिले, इसकी वजह से क्या होता है कि डिले हो जाता है। ओके, एंड इफ लोक अदालत्स आर गिवन द पावर टू डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स ऑफ केसेस पार्टीज फेल टू अराइव एट ए कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो लोक अदालत के पास भी कुछ पावर ऐसे दिए जाते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है या फिर सेटल नहीं हो पा रहा है, तो मेरिट बेसिस पे जो लोक अदालत हैं वो अपना डिसीजन देंगे। तो वो ऐसा कुछ अगर पावर लोक अदालत के पास होता, तो जो अननेसेसरी डिले हो रहा है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, ये नहीं होता बिल्कुल भी। ओके, फर्दर नेक्स्ट द केसेस विच अराइज इन रिलेशन टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड अगर कोई केसेस है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली विद्युत बोर्ड एक्सेट्रा, अगर इस तरह के कुछ इनसे रिलेटेड कोई केसेस है, दे नीड टू बी सेटल अर्जेंटली सो दैट द पीपल गेट जस्टिस विदाउट डिले at even pre-litigation stage, and thus most of the petty case which ought not to go into regular court should be settled in a pre-litigation stage itself, which would result in the reduced of workload of the regular courts to a greater extent। यानी कि ऐसे जो छोटे मोटे पेटी केसेस होते हैं, ओके, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो छोटे मोटे डे टू डे लाइफ के केसेस होते हैं, उनको अगर जस्टिस मिलने के लिए डिले किया जाए, ओके, जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जाना पड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से, तो वो जो वर्कलोड है रेगुलर कोर्ट्स का वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ जो इनको जो जस्टिस मिलना चाहिए विद इन द वेरी लिमिटेड टाइम वो भी डिले होता जाएगा। ओके, तो इसी वजह से इसका जो गठन किया गया था परमानेंट लोक अदालत की। ओके, इट इज देयरफॉर प्रपोज्ड टू अमेंड द
लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, तो इसलिए इसे अमेंड किया गया 2002 में, और ये जो है परमानेंट लोक अदालत बनाया गया फॉर प्रोवाइडिंग कंपल्सरी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म, तो जो कि प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे इन्हें जस्टिस प्रोवाइड करेगा थ्रू बाय द मींस ऑफ कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स भी हैं जो परमानेंट लोक अदालत की क्या क्या हैं देखते हैं। तो इसमें जो है इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन हु इज और हैज बीन ए डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज रहे होंगे या फिर हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होंगे तो भी चलेगा, और एज हेल्ड जुडिशियल ऑफिसर रैंक इन हायर देन दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड 2 पर्सन्स हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो अमेंडमेंट जब किया गया और जो परमानेंट लोक अदालत लाया गया उसमें ये फीचर डाला गया कि जो चेयरमैन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे या फिर एडिशनल कोई डिस्ट्रिक्ट जज होंगे या फिर उनके हायर रैंक का कोई अगर पर्सन है वो रहेंगे एज द चेयरमैन, और साथ ही साथ 2 अदर पर्सन्स भी रहेंगे जिनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, तो ये इस पूरा लोक अदालत के कंपोजिशन हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो फीचर है, देखिए जो परमानेंट लोक अदालत होंगे इनके पास जो भी सारे डिफरेंट पब्लिक यूटिलिटीज सर्विस से रिगार्डिंग इनके पास जुरिस्डिक्शंस होगा, तो ये जो डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज हैं इनके ऊपर भी ये अपना मैटर सुनवाई कर सकते हैं और डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स बाय एयर, रोड, वाटर, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ पावर, लाइट, वाटर, ओके, एस्टैब्लिशमेंट, कंजर्वेंसी ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज इन हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, तो ये सारे मैटर्स के ऊपर इनका जो है जुरिस्डिक्शंस रहेगा बेसिकली। नेक्स्ट, द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ द परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू ₹10 लाख। ओके, जो मॉनिटरी अगर कोई इश्यूज है, मॉनिटरी मैटर से रिलेटेड कोई केसेस हैं तो वो मैक्सिमम जो है 10 लाख रेवेन्यू के अंदर, अगर कोई 10 लाख के अमाउंट के अंदर कोई केसेस आ रहे हैं तो उस सारे मैटर्स ये उनके जुरिस्डिक्शन में आएगा। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज द स्टेट पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ये फिक्स नहीं है, इसे टाइम टू टाइम बढ़ाया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, द परमानेंट लोक अदालत शैल हैव नो जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। तो ये देखिए, अगर कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है तो उस केस में इनका जुरिस्डिक्शन काम नहीं करेगा, तो उस केस में ये अपना डिस्प्यूट, अपना डिसीजन नहीं दे सकते। ओके, ये एक्ट नहीं कर सकते, इनके पास वो पावर बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिफोर द डिस्प्यूट इज ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट, अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट के पास लाने से पहले एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट मेक्स एन एप्लीकेशन टू द परमानेंट लोक अदालत, अगर कोई एप्लीकेशन डालता है कि इसे ये जो पर्टिकुलर मैटर है, पर्टिकुलर इशू है, इसे परमानेंट लोक अदालत में हम सुलझा लेंगे, तो आफ्टर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द परमानेंट लोक अदालत, नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। यानी कि अगर कोई केस थ्रू एन एप्लीकेशन, कोई पार्टी एप्लीकेशन देता है और उस केस को परमानेंट लोक अदालत में डिस्कशन करने के लिए, डील करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, देन इन दैट केस जब भी ये लोक अदालत के पास चला जाता है उसके बाद इसे फिर से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सेम डिस्प्यूट को आप कोर्ट में फिर से फाइल नहीं कर सकते। वेयर इट अपीयर्स टू द परमानेंट लोक अदालत दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, जहाँ भी इन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर इस पर्टिकुलर मैटर में सेटलमेंट हो सकता है, विच में बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, जो कि पर्टिकुलर जो पार्टीज होंगे उनको एक्सेप्टेबल होगा, इट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट। तो ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो भी सेटलमेंट प्रोसेस है उसके थ्रू ये करें कुछ ऐसा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए और म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों को, और ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाए बिल्कुल भी। ओके, इन केस द पार्टीज फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, अगर ये कोई एग्रीमेंट करने से या फिर जो सॉल्यूशंस है उसे मानने से इनकार करते हैं, देन द परमानेंट लोक अदालत शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट्स। तो ये जो है मेरिट्स बेसिस पे भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई अरेंजमेंट या फिर कोई एग्रीमेंट पे या नहीं पहुंचते। ओके, तो ये जो पावर है, ये जो अमेंडमेंट करने के बाद परमानेंट लोक अदालत को दिया गया है। इससे पहले 2002 से पहले ये जो मेरिट बेसिस पे जो डिसीजन लेने का जो पावर था वो परमानेंट लोक अदालत के पास बिल्कुल नहीं था। ओके, ये याद रखें, अमेंडमेंट्स का मेजर प्रोविजन है। ओके, एवरी अवार्ड मेड बाय द परमानेंट लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, जो भी अवार्ड दिए जाएंगे, जो भी डिसीजन, जो भी फाइनल बोली जाएगी बाय द लोक अदालत, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होंगी ऑन द पार्टीज देयरटू एंड शैल बी ए मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत। और जो भी डिसीजन दिए जाएंगे, जितने भी पर्टिकुलर मेंबर होंगे वो लोक अदालत में उसके मेजॉरिटी के बेसिस पे दिए जाएंगे। अगर सपोज से 5 मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर आपके जो लोक अदालत में, देन इन दैट केस 5 में से अगर 3 भी मेंबर्स आपको किसी पर्टिकुलर फेवर में या फिर कोई डिसीजन के ऊपर राजी होते हैं, देन इन दैट केस वो मेजॉरिटी माना जाएगा और वो डिसीजन उन्हें फाइनली सुनाया जाएगा। ओके, तो मेजॉरिटी के बेसिस पर जो डिसीजन भी लिया जाएगा लोक अदालत का। ओके, तो ये था सारे के सारे जो फीचर्स, और इसी के साथ आज का जो वीडियो हमारा खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये एडवांटेजेस लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।